हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू केएनएस क्लासेस और आपका हार्दिक स्वागत करते हैं अपने विक्ट्री बैच पे। और आज अपन लेके आए हैं चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स। और ये वन शॉट वीडियो रहेगा, इसके अंदर पूरा का पूरा चैप्टर अपन इन डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद आप डिस्कॉर्ड पे जाइएगा और वहाँ पे जो असाइनमेंट है वो पूरे एकदम इन डिटेल में मिला लीजिए और ये आपका कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले भी अपन ने सॉलिड स्टेट, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड्स, डी एंड एफ ब्लॉक कंप्लीट किया है और आज केमिकल काइनेटिक्स अपना इस वीडियो के अंदर खत्म हो जाएगा, ठीक है। और जो डिस्कॉर्ड पे नहीं जुड़े हैं वो जाकर डिस्कॉर्ड में जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आइए इस चैप्टर को अपन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स क्या है। देखो, केमिकल काइनेटिक्स अपने पास एक फिजिकल केमिस्ट्री का ही पार्ट है, ठीक है। किसका पार्ट है? फिजिकल केमिस्ट्री का। और इसके अंदर तीन चीज़ों का अध्ययन होता है। सबसे पहले तो होता है रेट ऑफ रिएक्शन का, ठीक है। दूसरा होता है अपने पास फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन की स्पीड, ठीक है। और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब रिएक्शन की स्पीड को अफेक्ट करने वाले वो कारक, ठीक है, उनको अपन बोल देंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। इसके बारे में स्टडी होती है। और थर्ड अपने पास रहता है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन की स्टडी। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन की स्टडी। तो इन तीन चीज़ों का क्या होता है? स्टडी होता है किसके अंदर? इस फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच में, जिसको अपन बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले बात आती है, अपन को जब शुरुआत टॉपिक रेट ऑफ रिएक्शन से करना है तो पहले देख लेते हैं ये होता क्या है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन होता है द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है, पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट टाइम के अंदर अपने पास रेट कैसे डिफाइंड होगी अपने पास है कि चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, यानी पर यूनिट टाइम के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कैसे चेंज हो रही है, उसको अपन क्या बोलेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई। अब आपको पता है कि रिएक्शन होती है तीन प्रकार की, ठीक है। एक तो होती है वेरी फास्ट रिएक्शन, ठीक है। क्या होती है? वेरी फास्ट रिएक्शन, जो बहुत जल्दी हो जाती है। जैसे 10⁻⁻6 से लेके 10⁻⁻9 सेकेंड के बीच में हो जाती है, ठीक है। इतनी स्पीड इनकी है, एक सेकेंड से भी बहुत 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 कम टाइम लग रहा है, ठीक है। पलक झपकते ही ये रिएक्शन हो जाती है। तो यहाँ पे जैसे कि आयनिक जो रिएक्शंस होती हैं, आयनिक रिएक्शन होती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है, तो ये सारी बहुत क्या होती है? स्पीडली होती है। तो ये चीज़ हो गई। और एक अपने पास होती है क्या? वेरी स्लो रिएक्शन होती है। और वेरी स्लो रिएक्शन बहुत धीमी होती है, जैसे कि रस्टिंग हो गई। रस्टिंग बहुत धीमी होती है, समझ में आ गई बात ये? तो ये चीज़ हो गई। तो रस्टिंग वगैरह हो गया, ये क्या हो गया अपने पास? वेरी स्लो रिएक्शन है। अब ये वेरी स्लो रिएक्शन हो गई। और एक होती है अपने पास मॉडरेट रिएक्शन, ठीक है, मॉडरेट रिएक्शन। तो ये देखो, इसमें तो बहुत कम टाइम लग रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जैसे ईयर्स, मंथ्स, वीक, ठीक है, ऐसे टाइम लगेगा। तो ये अपने पास क्या हो गई? स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन हो गई। और कुछ होती है मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन क्या होती है? कुछ मिनट का टाइम लेती है, ठीक है, कुछ मिनट का हो गया या फिर कुछ थोड़े बहुत घंटों का अगर टाइम होता है ना, तो वो मॉडरेट रिएक्शन में आ जाती है, ठीक है। और मॉडरेट रिएक्शन क्या होती है? जैसे मान लो N2+3H2 टू गिव्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया है, तो इसके अंदर देखो नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा, नाइट्रोजन का बॉन्ड बनेगा, तो कुछ टाइम लगेगा, तो सफिशियंट टाइम होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, तो वो मॉडरेट रिएक्शन हो गई। या फिर आप ये इसमें एग्जाम्पल लगा सकते हो मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है, मॉलिक्यूलर रिएक्शन, जिसके अंदर मॉलिक्यूल टूट के नए मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो वो मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो गई। तो वेरी फास्ट रिएक्शन है, इसकी तो रेट ऑफ रिएक्शन आप डिटरमाइन करके क्या ही कर लोगे, बहुत मतलब तेजी से हो रही है, एक सेकंड से भी कम टाइम है, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन निकाल के कोई फायदा तो है नहीं, ठीक है। और वेरी स्लो रिएक्शन, बैठे रहो, सालों तक ये होता रहेगा, तो इसकी भी रेट ऑफ रिएक्शन अपन नहीं निकालते। अपने चैप्टर में मॉडरेट रिएक्शन की जो रेट होती है वो डिटरमाइन की जाती है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर रिएक्शन आपको यहाँ पे ज़्यादा दिखने वाली है। तो ये चीज़ हो गई। तो इनकी रेट ऑफ रिएक्शन अपन क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं। अब अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन की, तो दो टाइप की रेट ऑफ रिएक्शन आपको इस चैप्टर के अंदर दिखेगी। एक तो है अपने पास क्या? एक तो अपने पास है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और एक है अपने पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो दो टाइप की रेट ऑफ रिएक्शन आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़नी होती है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब हो गया एवरेजली देखा जाए, कोई रिएक्शन हो रही थी
कंप्लीट होने के बाद अपन टोटली देखेंगे कि कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ है पर यूनिट टाइम में। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। तो यहाँ से मैं बात करूँ तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का जो फॉर्मूला बैठेगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा, टोटल टाइम टेकन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एवरेज आर ओ आर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में फाइनल टाइम टेकन माइनस इनिशियल टाइम टेकन। तो ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, इसको डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा का मतलब क्या हो गया, चेंज इन कंसंट्रेशन, और डेल्टा टी का मतलब चेंज इन टाइम। ठीक है, तो ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाली जाती है ऐसे। और इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस का मतलब है किसी पर्टिकुलर टाइम पे निकालना। ठीक है, पर्टिकुलर टाइम पे अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकाली जाती है तो वो इंस्टेंटेनियस आर ओ आर होता है। समझ में आ गई। किसी पर्टिकुलर सेकंड पे मान लो ये बोल दिया कि इस टाइम पे आपको रेट ऑफ रिएक्शन बतानी है रिएक्शन की, तो वो क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। इंस्टेंट मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपको क्या पूछी जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन, तो वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होती है। समझ में आ गई बात ये। तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे अगर इसका इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला बनाना चाहो तो क्या हो जाएगा, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा टी क्या हो जाएगा अपने पास, डेल्टा टी की लिमिट क्या हो जाएगी, टेंस टू जीरो हो जाएगी। ठीक है, यानी बहुत छोटे से टाइम डिफरेंस के अंदर आपको क्या पूछा जाएगा, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन पूछी जाएगी। तो इसको डी सी अपॉन डी टी से भी आप डिनोट कर सकते हैं। समझ में आ गई बात ये। तो ये चीज़ हो गया, डी का मतलब बहुत छोटा चेंज हो गया, डेल्टा का मतलब होता है बहुत बड़ा चेंज हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ऐसे अपने पास दो प्रकार की हो गई, एवरेज का मतलब टोटली कितनी चेंज हुई है कंसंट्रेशन में पर यूनिट टाइम, और इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपको रेट ऑफ रिएक्शन पूछी जाएगी। ठीक है, ये चीज़ है। चलो मैं एक एग्जांपल से आपको इस चीज़ को समझा देता हूँ। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे मान लो मैं लिख रहा हूँ कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मान लो 50 है। ठीक है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 50 है, प्रोडक्ट की मान लो अभी 0 है जब टाइम की वैल्यू 0 है। ठीक है, फिर उसके बाद मान लो मैंने कहा कि आर की वैल्यू, रिएक्टेंट की मान लो कंसंट्रेशन 40 हो गई, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 10, और टाइम मान लो क्या हुआ है, 2 सेकेंड हुए। समझ में आ गई बात ये। उसके बाद मान लो रिएक्टेंट है वो मान लो 30 हो गया, प्रोडक्ट मान लो अपने पास क्या हुआ है 20, और टोटल टाइम मान लो यहाँ पे क्या हो गया 4 सेकेंड हो गया। ठीक है, फिर मान लो मैंने कहा कि रिएक्टेंट मेरे पास क्या हो गए, रिएक्टेंट मान लो मेरे पास हो गया 20, प्रोडक्ट हो गया 30 और टाइम कितना हो गया यहाँ पे 6 सेकेंड हो गया। फिर मान लो रिएक्टेंट हो गया 10, प्रोडक्ट हो गया 40 और टाइम मान लो हो गया 8 सेकेंड। और फिर मान लो रिएक्टेंट हो गया 0, प्रोडक्ट हो गया 50। ठीक है, और टाइम मान लो मेरे पास कितना हो गया, टाइम मान लो मेरे पास हो गया 10 सेकेंड का, और यहाँ रिएक्शन आके स्टॉप हो गई। ठीक है, इस जगह रिएक्शन क्या हो गई है, स्टॉप हो गई। अब मान लो मैं अगर यहाँ पे पूछूं कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बताओ रिएक्टेंट का। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप करोगे फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है रिएक्टेंट की 0, माइनस इनिशियल कितनी है शुरुआत में 50, बटे फाइनल टाइम कितना है 10 सेकेंड का, माइनस इनिशियल कितना है 0। तो ये हो जाएगा माइनस का 50 बटे 10, 0 से 0 कैंसिल, तो माइनस का 5 आएगा। ठीक है, निगेटिव -5 आएगा। और अगर मैं पूछूं क्या आपसे, मान लो ये पूछ लिया जाए कि इसमें एवरेज आर ओ आर बताओ, किसका, प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट का आर ओ आर बताना है, तो प्रोडक्ट की फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है 50, माइनस इनिशियल कितनी है 0, टोटल टाइम कितना है यहाँ पे 10, और यहाँ कितना है 0, और यहाँ पे फिर कितना हो जाएगा 50 बटे 10 यानी कि 5। ठीक है, ये माइनस का 5 है, वो प्लस का 5 है, अभी बताएंगे ये कैसा हो रहा है। और यहाँ पे मान लो अगर मैं ये पूछता कि मान लो रिएक्शन यहाँ तक नहीं है, ठीक है, मान लो यहाँ आके रिएक्शन मैंने स्टॉप कर दी, कहाँ से कहाँ, टाइम t इक्वल टू 0 टू लेके टाइम इक्वल टू 8 सेकेंड, इसके बीच में अगर आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पूछे कि टाइम इक्वल टू 0 से लेके टाइम इक्वल टू 8 सेकेंड के लिए आपको बताना है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट का। तो फाइनल कितना है बताओ, यहाँ पे 8 सेकेंड के लिए कितना है फाइनल में, मान लो रिएक्टेंट का यहाँ पे है 10, माइनस उधर कितना है 50 है, बटा टोटल टाइम यहाँ कितना लगा 8, वहाँ कितना लगा 0, तो ये हो जाएगा माइनस का 40 बटे 10, तो ये आ रहा है माइनस का 4, प्रोडक्ट का प्लस 4 आ जाएगा।
समझ में आ गई ना मेरी बात ये? तो ये चीज़ हो गई। और अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि t=2 पे, ठीक है, t=2 पे मेरे को आप बताओ कितनी रेट होगी, मतलब एग्जैक्ट टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड पे, ठीक है, आपके पास क्या रेट होगी? अगर ऐसे पूछता है तो क्या हो जाएगा अपने पास, वही लगाओ फाइनल। यहाँ पे कितनी है कंसंट्रेशन 40, रिएक्टेंट यहाँ कितनी है 50, टाइम यहाँ कितना है 2 सेकेंड, वहाँ है 0, तो ये कितना हो जाएगा बताओ? माइनस का अपने पास हो गया 10/2, ठीक है, सॉरी हाँ माइनस का 10/, कितना हो जाएगा 2 ये हो जाएगा, तो ये हो गया अपने पास माइनस का 5 हो गया भाई। यहाँ पे रिएक्टेंट की इनिशियल कितनी है, सॉरी फाइनल कितनी है 40, और यहाँ पे कितनी है 50 है, टाइम यहाँ कितना है 2, माइनस यहाँ कितना है 0, तो माइनस का 5 आ रहा है। तो ये इंस्टेंटेनियस हो जाएगा एकदम, एक गिवन टाइम पे पूछ लिया ना कि इस पे बताओ कितनी रेट होगी, ठीक है, तो वो अपने पास आ गया। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे, आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे कि अच्छा यहाँ पे 10 लिख दिया क्या, सॉरी यहाँ 8 होगा, ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा अपने पास, ये माइनस का 40/8 है, ठीक है, उसको कैलकुलेट करना। तो ये चीज़ हो गई अपने पास। तो ये जो टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड एग्जैक्ट जो आपको पूछा था ना, वो आ गया आपके पास कितना 40 - 50/2 - 0, ये इंस्टेंटेनियस हो गया, एक फिक्स टाइम पे पूछा है आपको। और ये एवरेज वाले हैं, ठीक है, ये एवरेज निकालने हैं अपनी, ये एवरेज है, ठीक है, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ये हो गई, और वो अपने पास इंस्टेंटेनियस हो गई। तो ऐसे अपने पास क्या होता है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस निकाली जाती है। अब अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो नेगेटिव और पॉजिटिव का यहाँ पे क्या मीनिंग है, देखो रिएक्टेंट की कभी भी अगर आप कंसंट्रेशन लिखोगे ना तो माइनस सिंबल के साथ लिखना, और प्रोडक्ट की क्या लिखोगे प्लस के साथ। यहाँ माइनस का मतलब होता है टाइम के साथ रिएक्टेंट की क्या हो रही है, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, इस वजह से माइनस लगाया जाता है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है, इस वजह से प्लस होता है। समझ में आ गई? इसीलिए यहाँ पे जब अपन ने रिएक्टेंट के लिए लिखा था तब माइनस आया था, और जब आपने प्रोडक्ट के लिए लिखा था तो प्लस आया था। इस +5 का मतलब क्या हो गया कि पांच कंसंट्रेशन क्या हो रही है पर सेकंड, क्या हो रही है यहाँ पे बढ़ रही है, और इसका मतलब क्या था पर सेकंड 5 क्या हो रही है अपने पास कंसंट्रेशन घट रही है, तो इसका मतलब ये होता है अपने पास, ठीक है। और क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक जैसे ही रखे हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट टाइम वगैरह, ये सारा मैंने क्या किया है एक जैसा ही रखा है, एक ही रेट से बढ़ रहा है, 0 ऑर्डर जैसा है ये, ठीक है। तो इस वजह से सभी जगह पे आप देख रहे होंगे कि रेट एक जैसी आ रही है। समझ में आ गई बात ये? तो ये चीज़ हो गई। अब चाहे किसी भी इंस्टेंट पे उठा लेना, चाहे एवरेज निकाल लेना, रेट कांस्टेंट आ रही है यहाँ पे, क्योंकि मैंने जानबूझ के यहाँ पे क्या किया, सेम ही मतलब एकदम फिक्स इंटरवल के साथ मैंने रिएक्टेंट प्रोडक्ट टाइम को बढ़ाया है। समझ में आ गई? तो 0 ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल लेके मैंने आपको यहाँ पे समझाया, वो आप आगे देख लोगे। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो प्लस माइनस वाला तो समझ में आ गया। यूनिट ऑफ ROR क्या होगी? यूनिट ऑफ ROR आप देख रहे हो, ऊपर कंसंट्रेशन नीचे टाइम आ रहा है। कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में लिया जाता है, ठीक है, और टाइम सेकंड में लिया जाएगा। तो ये हो गया अपने पास मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ऐसे वहाँ पे भी लगा लेना मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये यूनिट ऑफ ROR होती है। और अगर गैस के फॉर्म में अगर बात हो रही है, ठीक है, अगर आपके पास क्या है रिएक्टेंट गैस है, तो वहाँ पे कंसंट्रेशन आप ले किस में, ATM सेकंड इनवर्स। समझ में आ गई? क्योंकि फ्रेशर के टर्म्स में वो होता है। तो ये आप यहाँ पे ले सकते हो, गैस के टर्म्स में अगर आपको लेना है कंसंट्रेशन तो ATM सेकंड इनवर्स में हो जाएगा, और वहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास अगर लिक्विड है या सॉलिड है, ठीक है, रिएक्टेंट, तो आप मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स यहाँ पे लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात ये? तो ये कंसंट्रेशन है वो आपको पता होगा, गैस के टर्म्स में पार्शियल प्रेशर लिया जाता है, तो इसलिए अपन ATM लीटर इनवर्स लिखते हैं। तो ये चीज़ हो गई। तो ये आप पहले नोट कीजिए, उसके बाद है अपन आगे चलते हैं, कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और देखते हैं कि कोई भी अगर आपको रिएक्शन दी हुई है तो उसका एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का क्या तरीका है, इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो आपको एक रिएक्शन दी गई है A + 2B 2 3C है, ठीक है, तो एवरेज ROR आप इसका कैसे लिखोगे? तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का क्या तरीका होता है, देखो जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है, देखो ये रिएक्टेंट है अपने पास, रिएक्टेंट की अगर रेट लिखोगे कंसंट्रेशन लिखोगे तो वो नेगेटिव में आएगी, क्योंकि क्या होगा समय के साथ कंसंट्रेशन उसकी घटती है। तो यहाँ पे देखो इनके टर्म में अगर लिखोगे तो माइनस लगाओगे पहले तो रिएक्टेंट के लिए, और प्रोडक्ट के लिए प्लस लगेगा।
फिर सामने जो भी आपके पास क्या लिखा है, इसके जस्ट पास में जो भी कोफिशिएंट लिखा हुआ है, ठीक है, जिसको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखते हैं, वो तो आ जाएगा अपॉन में। कितना है, 1 है, तो 1/1 लिख दिया मैंने। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एवरेज आपको लगाना है। एवरेज लगाना है तो डेल्टा लगाओ, डेल्टा ए अपॉन क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा। टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टोटल चेंज इन टाइम टेकन, ये हो गया। और वो इक्वल होगा किसके, ये इक्वल हो जाएगा -1/2, ठीक है, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। ऐसे ही अपने पास ये इक्वल हो जाएगा किसके, ये अपने पास प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट है ना, तो ये चीज़ हो गई। तो ये लिखा जाएगा डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी के फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको क्या करना है, इंस्टेंटेनियस लगाना है, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का भी सेम ही रहेगा प्रोसेस, बस डेल्टा की जगह आपको डी लगाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/1, ये हो जाएगा अपने पास डी ए अपॉन में डी टी, ये हो जाएगा -1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा डी बी अपॉन डी टी, ऐसे ये हो जाएगा +1/3 डी सी अपॉन डी टी, ऐसे लगाना है। समझ में आ गई। तो ये एवरेज ROR है, ये इंस्टेंटेनियस ROR है। समझ में आ गई होगी बात है। सुनो, अब मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे आपने बराबर का चिन्ह लगाया है, ठीक है। देखो, अगर आप केवल ये लिखोगे डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी और डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, तब तो आपके पास ये बराबर नहीं आएंगे। जैसे ही आपने स्टोइकियोमेट्री लगा दी इनके आगे अपॉन में, तो ये क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री का खेल है। ये आपने 11th के अंदर भी पढ़ा होगा भाई। यहाँ के क्या होते हैं, मोल्स वगैरह, लीटर वगैरह, ये सारा वॉल्यूम वगैरह आप रिलेट करते हो, तो बस वैसे यहाँ पे मोल वगैरह सारा हो रहा है सिस्टम। तो इसी वजह से क्या होगा, यहाँ पे ये तीनों क्या होंगे, टर्म्स एक दूसरे के बराबर होती है। जैसे मान लो आपको इसका क्या करना है, एवरेज ROR लिखना है, तो इसका एवरेज ROR लिखोगे तो क्या होगा बताओ, आगे 4 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा, रिएक्टेंट है तो -1/4, और यहाँ क्या हो जाएगा अपने पास डेल्टा NH3 अपॉन क्या हो जाएगा डेल्टा टी, बराबर ये कितना हो जाएगा, -1/5 डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी। ऐसे ये हो जाएगा, माइनस का नहीं होगा, ये प्लस का हो जाएगा ना, प्रोडक्ट है, तो प्लस का 1/4, ये हो जाएगा डेल्टा NO अपॉन डेल्टा टी। ऐसे ये हो जाएगा प्लस का 1/6 डेल्टा H2O अपॉन डेल्टा टी। और अगर आपको इसका इंस्टेंटेनियस लिखना है तो क्या हो जाएगा बताओ, इंस्टेंटेनियस लिखोगे तो -1/4 डी NH3 अपॉन डी टी इक्वल टू -1/5, ठीक है, ये हो जाएगा DO2 अपॉन डी टी, ये हो जाएगा +1/4 DNO अपॉन डी टी। ऐसे ये इक्वल हो जाएगा +1/6 DH2O अपॉन डी टी। ये इंस्टेंटेनियस हो गया। ऐसे आप इसके लिए लिख सकते हो, एवरेज ROR कैसे लिखोगे इसका, तो एवरेज लिखोगे तो -1/1, ये हो जाएगा डेल्टा NO2। देखो ये रिप्रेजेंटेशन है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/3 DH2 अपॉन में क्या हो जाएगा डेल्टा टी, इक्वल टू क्या हो जाएगा +1/2, ये हो जाएगा डेल्टा NH3 अपॉन में डेल्टा टी। और अगर इसी का ही आपको इंस्टेंटेनियस ROR लिखना है तो बस D लगा दो, -1/1, ठीक है, ये हो जाएगा DN2 अपॉन में डी टी इक्वल टू -1/3 DH2 अपॉन डी टी इक्वल टू +1/2 DNH3 अपॉन डी टी। तो ये मैंने आपको तरीका बता दिया है, ठीक है। ऐसे ही आपको क्या करना है, सारा का सारा खेल खेलना है। समझ में आ गई बात ये, ठीक है। अब आ जाओ फैक्टर्स अफेक्टिंग ROR पे, कि कौन कौन से वो फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला नेचर ऑफ रिएक्टेंट। देखो रिएक्टेंट की नेचर होगी, वो जाहिर सी बात है क्या करेगी, रेट ऑफ रिएक्शन को अपने पास क्या करेगी, प्रभावित करेगी। जैसे कि मान लो अगर अपने पास कोई आयनिक कंपाउंड है, तो आयनिक कंपाउंड आयनिक रिएक्शन करेंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी उनकी, फास्ट हो जाएगी। अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर रिएक्शन करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। समझ में आ गई। और होमोजीनियस जो रिएक्टेंट होंगे, ठीक है, उनकी रेट ज़्यादा होगी और हेट्रोजीनियस की कम होगी। तो दोनों अगर होमोजीनियस होंगे, होमोजीनियस मतलब दोनों गैसियस फॉर्म में हो, या तो दोनों अपने पास किस में होंगे, लिक्विड फॉर्म में, या तो दोनों रिएक्टेंट सॉलिड स्टेट के अंदर होंगे, तो उनकी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी बजाय अगर अलग अलग फेज में हो। जैसे एक मान लो सॉलिड में है, एक लिक्विड में, एक सॉलिड में, एक गैस में, तो उनकी क्या होती है, रेट कम होती है
और सेम वालों की ज़्यादा होती है। ठीक है, तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट सॉलिड में है, लिक्विड में है या गैस में है। गैस में होगा उसकी क्या होगी अपने पास, जल्दी कोलिजन होंगे तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जल्दी कन्वर्ट हो जाएंगे। लिक्विड में होगा तो थोड़ा कम होगा, सॉलिड में होगा तो और कम हो जाएगा। सरफेस एरिया की बात करो तो सरफेस एरिया कम होगा। ठीक है, तो अपने पास देखो ये केवल सॉलिड में लगाना है, सरफेस एरिया वाला रिएक्टेंट में है ना, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट ये केवल सॉलिड स्टेट में लगता है, लिक्विड और गैस के लिए नहीं लगता। ठीक है, तो सरफेस एरिया अगर क्या होगा कम होगा तो रिएक्शन की रेट क्या होगी, कम होगी। और सरफेस एरिया अगर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, ठीक है, सरफेस एरिया अगर ज़्यादा हो गया तो अपने पास क्या होगा, रिएक्शन की जो रेट होगी वो कम हो जाएगी, सॉरी ज़्यादा हो जाएगी। जैसे कि मान लो अगर आपने एक चीनी के मान लो ये है कि क्यूब डायरेक्ट डाल दिए दूध के अंदर तो वो धीरे धीरे घुलेंगे, और अगर इसी जगह आपने उसको पीस के डाला यानी कि सरफेस एरिया बढ़ा के अगर आपने उसको घोला तो वो जल्दी घुल जाएगा। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कुछ रिएक्शन क्या होती है फोटोकेमिकल होती है यानी कि सनलाइट से चलती है। जैसे कि आपने सुना होगा सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, इस पर जैसे सनलाइट गिरती है तो ये डायरेक्ट क्या हो जाते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, सिल्वर और Cl2 या Br2 गैस में कन्वर्ट होते हैं। तो जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट रखोगे उतनी ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी। कैटालिस्ट का आपको पता ही है, कैटालिस्ट डालते रिएक्शन की रेट या तो बढ़ जाती है या तो घट जाती है, तो डायरेक्ट इफेक्ट है इसका। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टेम्परेचर ये तो अपन को पढ़ना है। ठीक है, ये दो आपके सिलेबस में खास और से, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो अपन देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से और फिर अपन चलेंगे टेम्परेचर पे, और लास्ट अपना जो टॉपिक खत्म होगा वो टेम्परेचर पे होता है, आर्हेनियस इक्वेशन पे। तो अगर मैं आपको बताऊं तो देखो आपकी रिएक्शन होती है ना वो दो टाइप की होती है। किसके बेस पे, स्टेप के बेस पे। एक तो होती है एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है, और एक होती है आपके पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो दो प्रकार की आपके पास रिएक्शन होगी, एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स। एलिमेंट्री क्या होती है, जो सिंगल स्टेप में हो जाती है। सिंगल स्टेप में अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो वो क्या हो जाएगी अपने पास एलिमेंट्री, और मोर देन टू स्टेप है, सॉरी मोर देन अगर वन स्टेप है, एक स्टेप से ज़्यादा लग रहा है तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। जैसे मान लो मेरे को ए से बी बनाना था और ये डायरेक्ट एक ही स्टेप में हो गया तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। मान लो ए से सी बनाना है और ये ऐसे होके जा रहा है कि ए से बी बना फिर बी से सी बना, तो दो स्टेप लग गए, तो ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो जाएगी। समझ में आ गई बात ये। अब अपन आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं रेट लो, ठीक है, जो कि अपने पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से स्टार्ट होता है। तो अब ये चैप्टर है वो स्टार्ट होगा मेन, अभी से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आगे, रेट लो से, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन से, ठीक है, तो इनसे अब अपने पास क्वेश्चन उठने स्टार्ट होंगे। तो पहले आप ये नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और यहाँ पे पढ़ेंगे रेट लो के बारे में, ठीक है। तो किसके बारे में अपन को बात करनी है, रेट लो। तो रेट लो क्या अपन को एक्सप्लेन करता है, ये एक्सप्लेन करेगा अपन को डिपेंडेंसी बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में ये क्या करता है अपने पास डिपेंडेंसी, यानी कि कैसी डिपेंडेंसी होती है उसको एक्सप्लेन करेगा। समझ में आ गई बात ये। तो ये आपको ध्यान में रखना है, रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो छठा अपने पास है फैक्टर अफेक्टिंग था उसका बात करेगा। तो अब ये देखो, जैसे इन्होंने क्या कहा कि ए से मान लो A+2B टू गिव C है अपने पास, मान लो ये कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं अपने पास कि रेट ऑफ जो इसकी रिएक्शन होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, कंसंट्रेशन किसकी, ए की, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टी सेकेंड, यानी टी सेकेंड के बाद अपने पास कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या है और उसकी पावर अपने पास कुछ समथिंग होगी एक्स मान लो, ठीक है, कुछ समथिंग होगी एक्स मान लो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी ए की कंसंट्रेशन की पावर एक्स के, ठीक है। और ऐसे ही अपने पास क्या हो जाएगा, आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बी की कंसंट्रेशन और उसकी पावर वाई, ठीक है। दोनों इक्वेशनों को अगर साथ में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ से आर इक्वल लगाओगे तो एक कांस्टेंट लगेगा, मान लो वो लगा दिया मैंने के, तो ए की पावर एक्स और बी की पावर अपने पास क्या हो जाएगी, वाई हो जाएगी। समझ में आ गई बात ये। तो ये मैं बोल रहा हूँ रेट लो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में संबंध स्थापित करता है। समझ में आ गई बात ये। अब यहाँ पे क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टी सेकेंड के बाद
और उसकी पावर कुछ समथिंग होती है। ये समथिंग कुछ भी हो सकती है, एक, आधा, नेगेटिव, पॉजिटिव, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, एनीथिंग। तो यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए की पावर एक्स मान लिया। ऐसे रिएक्टेंट बी की पावर वाई हो गई, दोनों को साथ में मिलाया तो मैंने ये लिख दिया। डायरेक्टली सिंबल हटाओगे तो के हो गया। अब एक एक टर्म की मीनिंग समझो क्या है। आर तो हो गया क्या, रेट ऑफ रिएक्शन, के हो गया क्या, रेट कांस्टेंट, ठीक है। ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए, बी हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ बी। एक्स को क्या बोलते हैं, एक्स को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए, और वाई को बोला जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। समझ में आ गई बात ये। और दोनों को मिला दें, ठीक है, जिसको मान लो मैं एन से रिप्रेजेंट करता हूं, इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो इसको बोला जाता है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी ओवरऑल रिएक्शन का क्या ऑर्डर है, ये एक्स प्लस वाई होता है। समझ में आ गई बात ये। तो ये चीज हो गई अपने पास। अब मान लो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मान लो मैं लिखता हूँ यूनिट ऑफ के, यानी कि रेट कांस्टेंट की क्या यूनिट होगी, ठीक है। तो अभी आपने पढ़ा रेट इक्वल टू के, ए की पावर एक्स, बी की पावर, ठीक है। तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगी आर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स और कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई। तो यहाँ से के इक्वल टू आर, रेट, रेट की अभी अपन ने पढ़ी है क्या होती है, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स हो जाएगी। ए की कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन मोल पर लीटर की पावर एक्स, और बी की मोल पर लीटर की पावर वाई हो जाएगी। तो यहाँ से के इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स अपॉन, ये देखो अपने पास क्या है, अगर पावर डिफरेंट होती है और बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो मोल पर लीटर की पावर हो जाएगी एक्स प्लस वाई, ठीक है। और एक्स प्लस वाई ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है, तो मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स अपॉन में क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर की पावर कितनी हो जाएगी, एन हो जाएगी। अब इसको ऊपर भेज दो, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर की पावर माइनस एन और सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वापस बेस सेम पावर डिफरेंट, तो ये जुड़ जाएगा, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। तो ये आ गया के का यूनिट आ गया। एन की अलग अलग वैल्यू लेते जाओ। जैसे मान लो मैंने कह दिया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये वैल्यू यहाँ रख दो। तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मोल पर लीटर 1 माइनस, ये भी 1 है सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर की पावर 0, और किसी की पावर 0 होती है तो 1 होती है, तो यहाँ पे इसका के का यूनिट क्या बैठेगा, के का यूनिट यहाँ से बैठ जाएगा सेकेंड इनवर्स। मान लो बोल दिया जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो एन की वैल्यू 0 रखो, यहाँ पे 0 रखते ही क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है, यहाँ 0 रखोगे तो ऐसे क्या हो गया, अपने यूनिट ऑफ के निकाल सकते हैं। और ये हो गया अपने पास रेट लो। समझ में आ गई बात ये। तो ये पहले आप नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते और पढ़ते हैं मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में। अब देखो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन होती क्या है, ये बोलते हैं द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स और एटम्स ऑफ एन रिएक्टेंट दैट मस्ट कोलाइड इफेक्टिवली टू गिव प्रोडक्ट इज नोन एज मोलिकुलरिटी। देखो एक कोलिजन थ्योरी होती है जो इसी वीडियो में आप पढ़ोगे टेम्परेचर वाले पार्ट में, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग में जो टेम्परेचर था, जब वो पढ़ाएंगे तब आप समझ में आएगा कि कोलिजन थ्योरी क्या बोलती है। कोलिजन थ्योरी का कहने का मतलब ये है, एक बार सिंपली आप समझ लो कि एकदम परफेक्ट कोलिजन होता है ना रिएक्टेंट के बीच में, तब क्या होता है अपने पास प्रोडक्ट में वो चीज़ कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो इन्होंने भी यही कहा है, इन्होंने कहा है कि कितने मॉलिक्यूल और एटम्स रिएक्टेंट के कोलिजन करते हैं एकदम इफेक्टिवली, ठीक है, ताकि प्रोडक्ट बन जाए, तो उसको बोलते हैं मोलिकुलरिटी बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि इनका बोलना ये था कि जैसे ये ए है और ये बी है और इससे ए बी बनेगा, तो ए बी बनने के लिए इन्होंने कहा कि इसका ये पॉइंट, ठीक है, जिसको मान लो मैं एक्स पॉइंट बोल रहा हूँ, ये इसके वाई पॉइंट के साथ भिड़ेगा तभी प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये परफेक्ट कोलिजन होता है, इफेक्टिवली कोलिजन होता है। तो ऐसे कितने मॉलिक्यूल किसी रिएक्शन के अंदर ये अपने पास मतलब परफेक्ट कोलिजन करके और बाद में प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको मॉलिकुलरिटी कहा जाता है, ठीक है, ये चीज़ है। और ये केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही
परिभाषित है, ठीक है, डिफाइंड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है, नॉट फॉर कॉम्प्लेक्स। अगर कोई भी रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है यानी एक से ज़्यादा स्टेप में हो रही है तो वो रिएक्शन अपने पास मॉलिक्यूलरिटी के लिए डिफाइंड नहीं होती, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी है वो केवल डिफाइंड है किसके लिए, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, ना कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। जैसे कि यहाँ मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लो मेरे पास A प्लस बी से मान लो क्या है C बन रहे हैं, ठीक है, और ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इसकी जो रेट होगी वो कैसे लिखी जाएगी, के A की कंसंट्रेशन कुछ होगी और B की कंसंट्रेशन कुछ होगी, पर ये कुछ एलिमेंट्री के लिए डिफाइंड है। इसके आगे जो कोफिशिएंट होता है ना वो पावर लगा सकते हो, आपको खुली इजाज़त दी गई है, ठीक है, केवल एलिमेंट्री के लिए, यानी गुलबर्ग और वेगे का नियम यहाँ पे अप्लाई होता है। समझ में आ गई बात ये तो ये चीज़ हो गई। अब कितने मॉलिक्यूल यहाँ पे कोलिजन कर रहे हैं, 2 कोलिजन कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी यहाँ कितनी हो गई, 2 हो गई। और यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर आप देखो तो पावर ऐड कर दो तो 1 + 1 यानी 2, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई। समझ में आ गई ना बात ये, तो ये चीज़ है। जैसे कि मान लो मैंने बोला H2 + I2 और ये मान लो बना रहा है 2 मोल्स ऑफ HI, और मैंने कह दिया कि ये रिएक्शन एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो रेट इसकी कैसे लिखी जाएगी, आप लिखोगे के H2 की पावर 1 और I2 की पावर 1। तो यहाँ से अपने पास कितने मॉलिक्यूल है जो एकदम कोलिजन कर रहे हैं परफेक्टली, तो 2 हैं, तो मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गई। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगा 2 ही होगा ना, 1 + 1 तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लो 2A + B और ये मान लो बना रहे हैं अपने पास AB, ठीक है। ये रिएक्शन आपके पास बैलेंस है क्या, बैलेंस नहीं है, यहाँ पे आप 2 लगाओगे तो 2AB हो जाएगा, ठीक है, तो B भी आपको यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है, B 2 लगाओगे तो यहाँ पे तो सेट नहीं बैठेगा, ठीक है। तो ऐसे लिख देता हूँ मैं क्या, A to B लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो यहाँ से मैं अगर रेट लिखूँ तो रेट क्या हो जाएगी, अगर ये एलिमेंट्री है तो आप कोफिशिएंट डायरेक्ट लगा सकते हो, पर कॉम्प्लेक्स हुई ना तो कोई गारंटी नहीं है कि आप है वो ऊपर वाली एक कोफिशिएंट है वो पावर में लगा दो, ये केवल एलिमेंट्री के लिए लागू है। तो यहाँ से अपने पास मॉलिक्यूलरिटी इसकी कितनी हो जाएगी, टोटल 3 मॉलिक्यूल यहाँ पे कोलाइड कर रहे हैं तो 3 हो गया, और ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर भी साथ में जोड़ दो, 2 + 1 यानी 3 हो गया, तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो गई। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी बस 3 तक ही होती है, आगे फिर 4 अगर मॉलिक्यूल है तो अब उनका परफेक्ट कोलिजन होने के चांसेस बहुत 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 कम हो जाते हैं। तो मॉलिक्यूलरिटी केवल क्या होती है, 3 तक आप फाइंड आउट कर सकते हो, उसके बाद मॉलिक्यूलरिटी डिफाइंड नहीं होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसी वजह से क्या होता है, अपने पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आती है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आने का मेन कारण यही है कि परफेक्ट कोलिजन क्या होगा, अपने पास 3 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता मॉलिक्यूल का, तो इसलिए क्या होता है वो स्टेप को बढ़ा के और आराम आराम से क्या होता है रिएक्शन होती है, वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू होती है वो 3 या 3 से कम होगी, ठीक है, ये आपको ध्यान में यहाँ पे रखना है। और अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है, अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो ऑलवेज अपने पास क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी सेम आएगी। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी सेम आएगी। देखो यहाँ पे ये सेम आ रही है तीनों ही केस में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और एक बात और अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए तो क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन डिफाइंड नहीं है। मान लो मैं बोलता हूँ कि A से B बना, B से C बना, तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो गई। तो ओवरऑल इस रिएक्शन के लिए A से C के लिए आप मॉलिक्यूलरिटी डिफाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। पर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के हर एक स्टेप पे आप क्या कर सकते हो, मॉलिक्यूलरिटी लागू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गई ना बातें। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन स्टेप मान लो 1 से ज़्यादा हो रहा है, हर स्टेप के लिए मॉलिक्यूलरिटी डिफाइंड है, पर ओवरऑल रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी डिफाइंड नहीं है, ये भी आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। ये चीज़ हो गई। देखो एक एक्सेप्शन आपको पढ़ा देते हैं यहाँ पे, और एक्सेप्शन क्या होता है यहाँ पे, एक जिसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी बराबर नहीं होती, वो होता है स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि जो सॉल्वेंट होता है ना वो एक्सेस में होता है। जैसे कि मान लो मैंने लिखा C12
H22O11 और वाटर में इसको हाइड्रोलाइज किया तो C6H12O6 ग्लूकोज एंड C6H12O6 फ्रक्टोज बनता है। ठीक है, तो यहाँ ये मान लो क्या होता है, ये अपने पास क्या होती है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, यानी एलिमेंट्री रिएक्शन होती है। तो आप क्या लिखोगे, KC12H22O11 की पावर 1 और H2O की पावर 1। अब ये सॉल्वेंट होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो इसकी क्या होती है कि कंसंट्रेशन आपको कांस्टेंट दिखेगी पानी के अंदर घोलने के बाद। ठीक है, H2O की जो ये होगी ना, सॉल्वेंट है H2O, तो सॉल्वेंट की क्या होगी अपने पास यहाँ पे कंसंट्रेशन आपको कांस्टेंट दिखेगी। तो कांस्टेंट दिखेगी तो आप ओवरऑल क्या कर लोगे, रेट ऑफ रिएक्शन, ये एक कांस्टेंट, K भी कांस्टेंट, तो मैंने नया कांस्टेंट लिख दिया K डैश, और ये हो गया अपने पास C12H22O11। ठीक है, अब यहाँ पे O11 की पावर 1 हो गई, और यहाँ पे मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर मैं पूछूं तो यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना दिख रहा है, 1 है, तो 1 हो जाएगा, यानी सिंगल ऑर्डर ये अपने पास हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। और मोलिकुलरिटी, अगर ये रिएक्शन होगी तो एक शुगर का मॉलिक्यूल और एक वाटर का मॉलिक्यूल दोनों जब भिड़ेंगे तभी क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा। इसका मतलब मोलिकुलरिटी तो 2 है पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है। तो इस केस में, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन के केस में, मोलिकुलरिटी ये बराबर नहीं होती है किसके, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। तो ये हो गया अपने पास कंसेप्ट किसका, मोलिकुलरिटी का हो गया। और अब अपन चलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और टेम्परेचर वाला वो सारा कंसेप्ट है वो अभी अपने पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले आप ये नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, कर लीजिए। अपने आगे चलते हैं और पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन अपने पास क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अपने पास क्या होगा कि जो रेट होगी, ठीक है, मान के चलो कि अपने पास एक रिएक्शन है जो कि ए से क्या हो रहा है, इसमें प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, कोई मान लो रिएक्टेंट ए है, रिएक्टेंट ए से क्या हो रहा है, अपने पास प्रोडक्ट बन रहा है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होगी, जिसमें रेट अपने पास क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसमें, ए की पावर 0 पे। भाई जीरो ऑर्डर रिएक्शन अपने पास यही होगी, क्योंकि ऊपर पावर अगर मान लो कुछ होती तो वो तो उस हिसाब से हो जाता। मान लो 1 हो जाए यहाँ पे तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 2 होता तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब यहाँ 0 है तो क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब यहाँ से देखो R इक्वल टू में लगाऊंगा तो कांस्टेंट लगेगा, के ए की पावर 0। अब किसी की भी पावर 0 होती है तो क्या होगा, 1 होगा, यानी R इक्वल टू के आएगा अपने पास। यानी कि इस जगह आपको दिख रहा होगा कि रेट क्या है अपने पास, है कांस्टेंट आ रही है, रेट अपने पास क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। तो आप चाहो तो यहाँ पे रेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ ए के मध्य ग्राफ बनाओ, चाहो तो आप रेट एंड टाइम के बीच में ग्राफ बनाओ। ठीक है, दोनों ही क्या होंगे, अपने पास कांस्टेंट आएंगे। क्यों आएंगे कांस्टेंट, क्योंकि अपने पास यहाँ पे देख रहे हो कि आर किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा, आर केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, के, और के एक कांस्टेंट है। भाई किसी गिवन रिएक्शन के लिए के की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो आपके पास अगर कोई भी रिएक्शन है जो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो वहाँ पे रेट एंड कंसंट्रेशन, रेट एंड टाइम के बीच में जो अपने पास ग्राफ आएगा वो कुछ इस प्रकार आएगा, यानी कांस्टेंट है। देखो ए की अगर आपने क्या की कंसंट्रेशन बढ़ाई तो देखो रेट अपने पास कांस्टेंट आ रही है, टाइम अगर बढ़ेगा तो भी रेट क्या होगी, कांस्टेंट होगी। समझ में आ गई बात ये, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यार किसी और चीज़ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो इसका इंटीग्रेटेड रेट लो आप कैसे लिखोगे। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट लो। तो इंटीग्रेटेड रेट लो के अंदर अपन को क्या करना है, इक्वेशन बनानी है, क्योंकि न्यूमेरिकल के अंदर अपन को इक्वेशन काम में आएगी। तो आपने अभी बताया कि R इक्वल टू के ए की पावर 0, इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। और इस रिएक्शन के लिए अगर मैं इंस्टेंटेनियस अगर इक्वेशन लिखूं रेट की तो क्या लिखोगे आप बताओ इसमें, इसमें आप रेट लिखोगे माइनस का 1/1 डी ए अपॉन डी टी। भाई ऐसे लिखोगे ना, इसकी अगर इंस्टेंटेनियस रेट लो इक्वेशन लिखनी है तो आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे R इक्वल टू इसके आगे क्या कोफिशिएंट माइनस मतलब 1 है ना, और रिएक्टेंट के लिए माइनस 1/1 डी ए अपॉन डी टी। अब दोनों इक्वेशन को साथ में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अगर यहाँ पे मैं लिखूँ तो ये देखो ये R के बराबर है, ये भी R के बराबर है, इसका मतलब दोनों टर्म एक दूसरे के बराबर है। तो के ए की पावर 0 इक्वल टू माइनस का 1/1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ए अपॉन डी टी। तो यहाँ से देखो ये तो हो जाएगा 1 इक्वल टू माइनस का 1/1 डी ए अपॉन
डी टी, तो यहाँ से देखो डी ए कितना हो जाएगा, डी ए हो जाएगा माइनस का के डी टी हो जाएगा। समझ में आ गई बात ये। अब दोनों तरफ आप क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, तो दोनों तरफ मैंने इंटीग्रेशन लगा दिया। अब आप क्या करोगे कि लेट, मानो कि टी इक्वल टू 0 पे कंसंट्रेशन ए नोड है, ए नोड यानी इनिशियल कंसंट्रेशन। अब ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, शुरुआत में जब आप मान लो रिएक्शन एकदम स्टार्ट करोगे तो प्रोडक्ट थोड़ी बन जाएगा एकदम। मान लो टी इक्वल टू 0 पे अभी आपने रिएक्शन जस्ट स्टार्ट की है, तो उस समय पे क्या होगा, अपने पास टोटल का टोटल रिएक्टेंट पड़ा रहेगा, ठीक है, यानी प्रोडक्ट तो अपने पास बनेगा ही नहीं। तो अपन ने कह दिया ए नोड क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है। और मान लो कि जब टाइम कुछ बीत गया, आफ्टर टी इक्वल टू टी, यानी कि टाइम मान लो कुछ बीत गया, और कितना टाइम बीता है, टी टाइम बीत गया, तो वहां पे मान लो ए की क्या है, कंसंट्रेशन ए मान ली मैंने, ठीक है। तो यहां से फिर क्या हो जाएगा बताओ, डी ए इक्वल टू के डी टी। जब समय 0 है, जब समय देखो टाइम वाला टर्म इधर है ना, तो जब समय 0 है तो कंसंट्रेशन कितनी है, ए नोड, और जब समय बीत गया टी तब कंसंट्रेशन हो गई ए। समझ में आ गई बात ये। अब यहाँ पे देखो डी ए का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, कहाँ से कहाँ, ए नोड से ए, और यहाँ पे माइनस के बाहर आ जाएगा, और डी टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा, 0 से टी। अब वैल्यू पुट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू माइनस के, ठीक है, माइनस का के और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ से ए माइनस ए नोड इक्वल टू कितना आ रहा है, माइनस का के टी आ रहा है। यानी अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, ए नोड माइनस के टी हो जाएगा ना। तो ये आपके पास आ गई इंटीग्रेटेड रेट लॉ की इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इस इक्वेशन का आप कंपेरिजन कर दो किसके साथ है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो इसको आप ऐसे देखना, a इक्वल टू माइनस का के टी प्लस ए नोड, तो ये देखो ये हो गया y पे एम एक्स, एक्स हो जाएगा अपने पास t और प्लस c हो जाएगा ये, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये m है, माइनस का k क्या हो गया m, तो m अपने पास स्लोप हो गई ना, तो नेगेटिव स्लोप का जो ग्राफ होगा किसके बीच में आएगा, a कंसंट्रेशन हो गई, और साथ में यहाँ पे मैं बोलूँ कि टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये कैसे आएगा बताओ, ये अपने पास आएगा ग्राफ है वो नेगेटिव स्लोप वाला है, नेगेटिव स्लोप के ग्राफ ऐसे आते हैं। समझ में आ गई बात ये। अब यहाँ पे आपके पास क्या निकलेगा बताओ, ये थीटा आ गया, तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, माइनस का के आ गया। समझ में आ गई ना बात ये। यहाँ पे आपको जो स्लोप मिलेगी वो क्या देगी, नेगेटिव वैल्यू देगी, किसकी, रेट कांस्टेंट की। समझ में आ गई। और ये आ गया आपके पास क्या, ये सी, यानी कि अपने पास इंटरसेप्ट आ गया ए नोड। तो ऐसे आप इस ग्राफ को बना सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हाफ लाइफ की, ठीक है। अब हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ का मतलब हो गया वो टाइम जिस पे अपने पास क्या होती है, कंसंट्रेशन क्या होती है, आधी हो जाती है, यानी कि हाफ रिएक्शन कंप्लीट हो जाए उस टाइम पीरियड को आप क्या बोलोगे, हाफ लाइफ बोलोगे। तो आधी रिएक्शन जब हो जाएगी तो मैंने कह दिया कि टी को मैं बोल देता हूँ टी हाफ, यानी हाफ लाइफ। और यहाँ पे अपने पास कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, इनिशियल कंसंट्रेशन की आधी हो जाएगी, जितना टोटल लिया था उसका आधा हो जाएगा अपने पास। तो यहाँ पे इसमें ये वैल्यू रख के देखो, ए की जगह हो जाएगा ए नोड बाई टू, ए नोड का ए नोड माइनस का के टी हाफ हो जाएगा। इसको उधर की तरफ ले लो तो के टी हाफ इक्वल टू ए नोड माइनस ए नोड अपॉन टू। तो के टी हाफ इक्वल टू यहाँ से ए नोड अगर आप कॉमन लोगे तो वन माइनस हाफ, एक में से आधा गया आधा बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए नोड बाई टू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास टी हाफ कितना है, यहाँ से आपके पास टी हाफ आएगा ए नोड अपॉन टू के आएगा। समझ में आ गया ना। यहाँ पे टी हाफ क्या आएगा, ए नोड बाई टू के आएगा। और अगर आपको क्या करनी है, इसकी लाइफ टाइम देखनी है, ठीक है, तो लाइफ टाइम क्या हो गया, जब अपने पास रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो लाइफ टाइम के लिए मान लो टी एल एफ बोल रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। टाइम कितना हो जाएगा, टी एल एफ से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, यानी कि फुल लाइफ टाइम हो गई इसकी। और इस समय पे क्या हो जाएगा, अपने पास कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, ए की 0। भाई जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो अपने पास क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन है वो अपने पास कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो 0 जब कंसंट्रेशन हो जाएगी तो इसमें रखो आप वैल्यू रखो, ए की जगह 0 हो जाएगा इक्वल टू ए नोड माइनस का के टी आ जाएगा। और टी क्या हो गया, लाइफ टाइम। इसको इधर की तरफ ले लो तो के टी एल एफ इक्वल टू ए नोड आएगा, और यहाँ से टी एल एफ कितना हो जाएगा, ए नोड अपॉन कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। समझ में आ गई ना। तो टी एल एफ कितना हो जाएगा, ए नोड बाई के हो गया। तो ये अपने पास टी एल एफ हो गया, ये टी हाफ हो गया। टी हाफ कितना हो गया, ए नोड अपॉन टू के, और यहाँ पे टी एल एफ कितना हो गया, ए नोड बाई के। ठीक है, हो सकता है आपसे इन दोनों का क्या वो पूछ ले, रेशियो पूछ ले।
ठीक है। अगर रेशियो पूछेगा तो रेशियो कितना आएगा बता सकते हो क्या, बताओ कितना हो जाएगा, टी हाफ अपॉन टी एल एफ। ठीक है, अब टी हाफ कितना है बताओ अपने पास, ए नोड अपॉन 2 के है, ए नोड अपॉन 2 के, और टी एल एफ कितना है ए नोड बाई के, तो उल्टा कर दो के अपॉन ए नोड, ए नोड से ए नोड कैंसिल, के से के कैंसिल, तो टी हाफ आया है, टी हाफ अपॉन टी एल एफ कितना हो जाएगा 1/2, यानी रेशियो देखो टी हाफ और इस टू टी एल एफ का कितना आ रहा है 1:2 आ रहा है। समझ में आ गया ना बात ये, तो ये हो गया अपने पास, तो टी एल एफ और टी हाफ का जो रेशियो होगा वो कितना होगा 1:2 होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना। हो सकता है आपसे क्या हो कि हार्टफेली के अंदर या फिर आगे एनुअल के अंदर आपको इन दोनों के रेशियो पूछ ले, तो आप रेशियो लिख सकते हो 1:2। ठीक है, ये डेराइव करने के बाद अब अपन देखते हैं इनके ग्राफ देखते हैं। समझ में आ गया, यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट क्या है मैं बता देता हूँ, ग्राफ को ध्यान में रखो, इंटीग्रेटेड रेट लो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और फाइनली आंसर कितना आता है, ए इक्वल टू ए नोड माइनस के टी, ये ग्राफ यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके रहेगा। और साथ ही साथ आप यहाँ पे हाफ लाइफ और लाइफ टाइम, ठीक है, इनके फॉर्मूले आप ध्यान में रखो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं इनके कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ देखते हैं। ठीक है, तो पहले आप ये इतना देख लीजिए, इसको सही ढंग से समझ लीजिए, उसके बाद अपने आगे चलते हैं, तो नोट कीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और पढ़ते हैं ग्राफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो अपन को पढ़ना है ग्राफ्स फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के 3 ग्राफ तो अपन ने पढ़ ही लिए। सबसे पहला तो अपने पास कौन सा है कि अगर मैंने क्या किया, रेट एंड टाइम के बीच में ग्राफ बनाऊंगा तो यहाँ पे क्या आएगा अपने पास, कांस्टेंट ग्राफ आएगा। दूसरा अपन ने यहाँ पे पढ़ लिया कि अगर मैं रेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ ए के बीच में अगर ग्राफ बनाऊं तो भी क्या आएगा, स्ट्रेट आएगा, क्योंकि रेट अपने पास इन दोनों का कारण एक ही है कि रेट क्या होती है, कांस्टेंट के बराबर आती है, आर इक्वल टू के, इस वजह से किसी और पे डिपेंड तो कर नहीं रही। तो टाइम के बीच में, रेट के बीच में, और रेट और कंसंट्रेशन ऑफ ए के बीच में जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। तीसरा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये हो जाएगा अपने पास कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड टाइम के बीच में। अभी अपन ने पढ़ लिया ए इक्वल टू ए नोड माइनस के टी आर है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि भाई ये हो गया था y इक्वल टू क्या हो गया था, ये mx, ठीक है, और प्लस में क्या हो गया, ये c हो गया। तो यहाँ पे अपने पास ग्राफ ऐसा आया था, ये अपने पास हो गया था थीटा, और यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, इस जगह पे अगर मैं बात करूँ आपके, तो ये टेन थीटा इक्वल टू ये आपकी स्लोप आ जाएगी माइनस का के, और ये इंटरसेप्ट हो जाएगा आपके कितना, ए नोड हो जाएगा। अब अगर देखो यहाँ पे टाइम एंड कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये तो सबको पता है कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो टाइम के बीतने के साथ साथ क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए घटती जाएगी ना। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम आपके पास क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे देखो कंसंट्रेशन गिर रही है, ये तो गिरेगी। समझ में आ गई ना बात ये, पर रेट और कंसंट्रेशन, ठीक है, इसके बीच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंसंट्रेशन आप कितनी बढ़ाओ कितनी घटाओ, रेट है वो एकदम कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन देते हैं और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो रेट और टाइम के बीच में, टाइम भी अगर आपका परिवर्तित होगा तो रेट क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी, ध्यान रखना आप। पर कंसंट्रेशन है वो एक ही क्या होगी, समय के साथ घटेगी, ये आप बात ध्यान में रखो। फोर्थ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे फोर्थ आपका क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड टाइम के बीच में आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड टाइम के बीच में। देखो मान लो आपके पास क्या हो रहा है, ए से बी कोई रिएक्शन हो रही है। ठीक है, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन मान लो ए नोड है, तो इसकी इनिशियल कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी एकदम शुरुआत में, जब टी इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। और बाद में मान लो क्या है कि थोड़े समय के बाद ए नोड में से मान लो एक्स कंसंट्रेशन चली गई, तो कितनी हो जाएगी, एक्स बनेगी अपने पास। भाई अगर ए नोड में से एक्स है वो चला गया कंसंट्रेशन, तो एक्स कंसंट्रेशन बी की तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो इस जगह पे अगर मैं आपको बताऊं तो कंसंट्रेशन ए की कितनी है, ए नोड माइनस एक्स। ठीक है, और ए नोड तो इनिशियल है ही, माइनस का के टी। अब यहाँ से आप देखो तो ए नोड से ए नोड कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू आ रही है के टी, और एक्स अपने पास क्या था, बी की कंसंट्रेशन, तो बी की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, के टी हो जाएगी ना, यानी कि वाई इक्वल टू एम एक्स आ रहा है। ठीक है, प्लस इंटरसेप्ट है नहीं। ठीक है, इंटरसेप्ट नहीं होता है तो क्या होता है, ओरिजिन से क्या होता है, अपने पास ग्राफ बनता है, ओरिजिन के एकदम पॉइंट से, मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये ग्राफ जाएगा, तो ओरिजिन से पास करता हुआ ग्राफ आएगा, और यहाँ पे आपके स्लोप क्या हो जाएगी बताओ, कोई सी भी आप स्लोप ले लो यहाँ से, तो टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, ये स्लोप निकाल देगा के। ठीक है, तो स्लोप यहाँ पे आपकी के आएगी,
और एक और अगर आप ग्राफ बनाना चाहो तो यहाँ पे आप बना सकते हो किसके बीच में, टी हाफ, ठीक है, और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में, यानी कि ए नोड के बीच में। देखो टी हाफ अभी आपने निकाल ही लिया था, कितना आ रहा था, ए नोड अपॉन 2k आ रहा था, ठीक है, कितना आ रहा था, टी हाफ इक्वल टू, ये अगर मान लो y पे ले लिया, इनिशियल कंसंट्रेशन मान लो x पे ले ली, तो y इक्वल टू क्या आ रहा है, mx आ रहा है ना भाई। y पे आपने क्या कर लिया, टी हाफ ले लिया, और x पे आपके पास क्या आ गई, इनिशियल कंसंट्रेशन आ गई, ए नोड आ गई। तो m की वैल्यू आपको यहाँ से दिख रही होगी, कितनी आ रही होगी, 1/, यहाँ से आ जाएगी 2k, ठीक है। तो इसका ग्राफ भी क्या होगा, ओरिजिन से पास करता हुआ आएगा, और यहाँ से जो थीटा आपको स्लोप मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी, 1/2k। समझ में आ गई। तो ये आपके 5 ग्राफ हो गए। ये 5 ग्राफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के हैं और बड़े ही महत्वपूर्ण है, इनसे ग्राफ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखना, ये ग्राफ हो गए। अब आता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के आपके पास यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल लिखूँ तो सबसे पहला तो हो जाएगा कि जितनी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है, तो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है ना, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, ठीक है। कैसे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा H2 + Cl2 और ये मान लो 2HCl बना रहा है, और यहाँ पे क्या होता है आपको पता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन का क्या मतलब हो गया कि लाइट की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे जो रेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट की होती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ेगी तो रिएक्शन की रेट बढ़ेगी, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे जो रेट आती है वो क्या आएगी, के H2⁻0 और Cl2⁻0, ठीक है। ये एक जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती है, ठीक है, जितनी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होगी। दूसरा एंजाइम कैटालाइसिस जो रिएक्शन होती है, ठीक है, तो एंजाइम जो कैटालाइसिस रिएक्शन होती है वो किसका एग्जाम्पल है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। और तीसरा एंजाइम कैटालाइसिस का मतलब क्या हो गया, वो रिएक्शन जिसके अंदर क्या होता है, कैटालिस्ट डालते हैं, ठीक है, फिर एंजाइम डाला जाता है ना, एंजाइम बायो कैटालिस्ट होते हैं। तो अपने शरीर के अंदर जितनी भी रिएक्शन होती है ना, किसकी, जो एंजाइम से होने वाली होती है, ठीक है, वो सारी की सारी जीरो ऑर्डर में आती है। समझ में आ गई बात ये। तीसरा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आपका हो जाएगा डिसोसिएशन, ठीक है, डिसोसिएशन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड सरफेस एरिया, ठीक है। तो सॉलिड सरफेस एरिया में अपने पास गैसेस का डिसोसिएशन, वो अपने पास क्या होता है, डिसोसिएशन का होता है टूटना, ठीक है। तो गैसेस का क्या होगा, किसी सॉलिड सरफेस पे मान लो कोई सॉलिड सरफेस है और इससे मान लो क्या है कि कोई गैस जुड़ी हुई थी, तो इन गैस को बाहर निकालने में जो रिएक्शन होगी वो आपके पास क्या होगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है का एक एग्जाम्पल होगी। समझ में आ गई बात ये। जैसे कि आपको पता होगा कि N2 + 3H2 ये क्या देती है, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया देती है, और यहाँ पे आपके पता होगा कैटालिस्ट है वो आयरन डाला जाता है। तो आयरन की सरफेस पे क्या होता है, गैसेस को क्या होता है तोड़ तोड़ के और नए प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो ऐसी जो रिएक्शन होती है जिसके अंदर क्या होता है, सॉलिड सरफेस पे गैसेस का डिसोसिएशन होता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होगी। वो एंजाइम कैटालाइसिस जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होगी, और फोटोकेमिकल रिएक्शन भी क्या होगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। और ये आपके ग्राफ हो गए। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन खत्म हो गई। अब अपन चलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरफ। तो पहले आप ये नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और पढ़ते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की काइनेटिक्स अपन को अब समझनी है। तो पहली बात होगी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है, ठीक है। तो जैसे मान लो मेरे पास कोई रिएक्शन हो रही है, ए से प्रोडक्ट बन रहा है, तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या हो जाएगी कि जिसकी रेट अपने पास क्या हो जाएगी, रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर 1 पे, तो वो अपने पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। तो R इक्वल टू अगर मैं यहाँ पे लगाऊं तो K A की पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। देखो इसके ग्राफ बहुत सारे हैं, तो मैं यहाँ पे क्या है कि इक्वेशन लिखते जाता हूँ और बाद में अपने इसके क्या होंगे, इकट्ठे सारों के ग्राफ बना लेंगे। एक इसका ग्राफ बनाना है अपन को, बाद में देखेंगे, ठीक है। और यहाँ से अगर मेरे को इंटीग्रेटेड इसका रेट लो चाहिए, तो इंटीग्रेटेड रेट लो आप कैसे निकालोगे, भाई एक तो ये हो ही गई, R इक्वल टू K A की पावर 1, फर्स्ट इक्वेशन तो इसको दे दो। और इसका आप क्या कर लो, यहाँ पे इस रिएक्शन के लिए इंस्टेंटेनियस रेट लो इक्वेशन लिखो, तो क्या हो जाएगी, R इक्वल टू कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, -1/1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dA अपॉन क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ये मान लो हो गई सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को साथ में मिला दो, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो जाएगा बताओ अपने पास, ये हो जाएगा K A की पावर 1 इक्वल टू -1/1 dA अपॉन dt हो जाएगा, ठीक है। दोनों को इक्वेशनों को साथ में मिला दिया,
तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, इस ए को नीचे की तरफ भेज दो तो क्या हो जाएगा, डी ए अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। और ये अपने पास कितना हो जाएगा, देखो डी ए के नीचे ये आ गया, ऊपर चला जाएगा माइनस का के डी टी, ठीक है। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो और मान लो अपने पास कि शुरुआत में जब टाइम की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, टाइम इक्वल टू जब 0 होगा तब मान लो कंसंट्रेशन ए नोड है, इनिशियल कंसंट्रेशन हो गई। और जब टाइम अपने पास क्या हो जाएगा, कुछ बीत जाएगा, तब कंसंट्रेशन मान लो कितनी हो गई, ए हो गई, ठीक है। और ये ए कंसंट्रेशन क्या है, बची हुई कंसंट्रेशन है, ठीक है, कि भाई समय की वैल्यू मान लो टी समय जब गुजर गया तो ए की कंसंट्रेशन कितनी बची है, वो मत लिख देना कि कितनी, ये है कि आपके कंसंट्रेशन निकल गई, ठीक है। जो कंसंट्रेशन निकली है वो नहीं, जो बची हुई कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे लिखी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू रखो, देखो तो डी ए अपॉन ए इक्वल टू माइनस का के बाहर आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी टी बचेगा। तो समय जब 0 है तब तो कंसंट्रेशन क्या है, ए नोड है, और जब टाइम टी है तो कंसंट्रेशन ए है। अब यहाँ से आप क्या करोगे, 1/a का इंटीग्रेशन कितना होता है, log बेस ई ए हो जाएगा क्या, ठीक है। और कहाँ से कहाँ, ए नोड से ए इक्वल टू माइनस का के, डी टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टी 0 से लेके टी समय तक। अब log बेस ई अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट कर दो और यहाँ पे माइनस का क्या हो जाएगा, t माइनस 0। तो ये हो रहा है आपके पास log बेस ई ए माइनस का log बेस ई ए नोड, और ये हो जाएगा अपने पास माइनस का के टी हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास log बेस ई ए इक्वल टू कितना आ रहा है आपके पास, वो उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास log बेस ई ए नोड माइनस का के टी, ये आपके पास आ रही है, यहाँ की इक्वेशन आ रही है। अब ये इक्वेशन है ना, इसका भी अपन को ग्राफ बनाना है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, log बेस ई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, log बेस ई ए नोड माइनस का के टी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखो आपके जो न्यूमेरिकल होते हैं, उन न्यूमेरिकल के अंदर आपके क्या होता है, बेस ई नहीं होती, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जब अपना आंसर निकालते हैं तो log बेस 10 ली जाती है। अब log बेस 10 के लिए अपने पास क्या होता है, देखो log बेस ई एक्स है, तो इसको अगर log बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे आप, इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करा दो तो आपके पास log बेस 10 क्या हो जाएगा, x में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब पुट करो, log बेस ई ए की जगह क्या लिखोगे, 2.303 log बेस 10 a, ऐसे इसमें लगा दो तो 2.303 log बेस 10x माइनस का के टी हो जाएगा, ठीक है। अब पूरी इक्वेशन को क्या करो, डिवाइड करवा दो, किससे, डिवाइड बाई 2.303, 2.303 से क्या कर दो, दोनों तरफ डिवाइड कर दो, तो बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, ये अपने पास देखो ये हो जाएगा 2.303 log बेस 10 a इक्वल टू 2.303 log बेस 10, सॉरी x की जगह यहाँ कितना आ जाएगा, अपने पास ए नोड आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास ए नोड माइनस का के टी। अब पूरी इक्वेशन को क्या करना है, 2.303 से डिवाइड करना है, तो ये मैंने इसको पूरी इक्वेशन को इससे डिवाइड करवा दिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो क्या आ रहा है, log बेस 10 a इक्वल टू log बेस 10 ए नोड माइनस का के टी अपॉन 2.303, ठीक है। अब इसकी भी अपन को क्या करनी है, यहाँ पे ग्राफ बनाना है, तो ये इक्वेशन मैं लिख लेता हूँ, बेस 10 a इक्वल टू log बेस 10 ए नोड माइनस का के टी अपॉन कितना हो जाएगा 2.303, ठीक है। ये चीज़ हो गई, उसका भी अपन ग्राफ बना लेंगे। अब यहाँ से कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो जाती है, तो न्यूमेरिकल में आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ की इक्वेशन लिखनी है, वो कैसे लिखनी है वो मैं बताता हूँ आपको। इसको इधर की तरफ लेके आओ तो क्या हो जाएगा, log बेस 10 a, ये इधर आएगा, माइनस का log बेस 10 ए नोड इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का के टी अपॉन 2.303। अब ये देखो यहाँ पे आपके पास log की प्रॉपर्टी लग रही है, कौन सी, log की प्रॉपर्टी हो गई log बेस 10 x माइनस का log बेस 10 y होता है, तो आप क्या लिखते हो, log बेस 10 x अपॉन y लिखते हो, तो ऐसे इसको लिख दो, तो क्या हो जाएगा, log बेस 10 a अपॉन में कितना हो जाएगा, ए नोड हो जाएगा, इक्वल टू कितना होगा, माइनस का के टी अपॉन कितना होगा 2.303। जनरली आपसे टाइम पूछेगा, तो टाइम के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी बताओ, टाइम के लिए हो जाएगी माइनस का, यहाँ पे कितना हो जाएगा अपने पास, टाइम की अगर वैल्यू चाहिए आपको, ठीक है, तो ये तो ऊपर चला जाएगा 2.303 और अपॉन में आ जाएगा के, और यहाँ हो जाएगा log बेस 10 a अपॉन ए नोड,
तो ध्यान रखियो जहाँ पर भी अपने पास क्या होगा देखो उनके तो ग्राफ बनानी है अपन को। हाँ, तो यहाँ पे अपने पास क्या होगा, कहीं पर भी अगर टाइम निकालना है तो ये इक्वेशन आप काम में लो, ये न्यूमेरिकल के लिए यूज में होगी। ठीक है, इक्वेशन को रटना नहीं है, एट द इंस्टेंट टाइम आप डिराइव भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। अगर नहीं रटना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, आप डिराइव कर लो, मैं डिराइव ही तो कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो टाइम के लिए आप यहाँ पे न्यूमेरिकल में ले टी इक्वल टू माइनस का 2.303 अपॉन के log बेस 10 a अपॉन a नोड, ये आप इक्वेशन काम में ले सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इसकी एक होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी आप इसमें लगा सकते हो। सेम का सेम देखो, यहाँ पे आपने जो एक्सपोनेंशियल वाली अगर फॉर्म चाहिए तो लॉग वाली एक्सपोनेंशियल वाली उठाओ, क्या हो जाएगा, log बेस ई ए इक्वल टू log बेस ई ए नोड माइनस का के टी। भाई अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड रेट लॉ की एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है तो आप एक्सपोनेंशियल वाला यहाँ पे फॉर्मूला उठा लो, जहाँ पे बेस ई है, 10 वाला मत उठाना, ये इधर लेके आओ। तो log बेस ई ए माइनस का log बेस ई ए नोड इक्वल टू माइनस का के टी। तो ये यहाँ पे हो जाएगा, फॉर्मूला वापस लग जाएगा, ए अपॉन ए नोड इक्वल टू माइनस का के टी। तो यहाँ से क्या होगा, ए अपॉन ए नोड इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, अगर log हटाओगे तो जो बराबर में लिखा है वो ई की पावर में चला जाता है, तो ई की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस के टी। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए नोड ई की पावर माइनस का के टी। ये आपके पास आ गई एक्सपोनेंशियल वाली, इसका भी ग्राफ बनाना है, ए इक्वल टू ए नोड ई की पावर माइनस के टी। ठीक है, तो ये चीज़ अपने पास यहाँ तक हो गई। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये न्यूमेरिकल में यूज़ में लेनी है। ठीक है, और ये डेरिवेशन हो गया। अगर आपसे फर्स्ट ऑर्डर का पूछता है तो डेरिवेशन आप यहाँ पे इंटीग्रेटेड रेट लॉ का लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब मैं हाफ लाइफ और इसकी लाइफ टाइम के बारे में बात करूंगा, तो पहले आप नोट कीजिए और ये सही ढंग से देख लीजिए कि क्या मैंने लिखा है, और डेरिवेशन एक दो बार आप खुद भी कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। कर लीजिए नोट। तो अब अपने आगे चलते हैं और पढ़ेंगे हाफ लाइफ एंड लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ के बारे में अपन को बात करनी है। ठीक है, देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो टाइम का अपन को पता है, टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.303 अपॉन में क्या हो जाएगा, के log बेस 10 ए नोड अपॉन ए। अभी आप कहोगे ये तो आपने अभी उल्टा लिखाया था, आगे माइनस था और ए अपॉन ए नोड था, वो एक ही बात है। ठीक है, वो एक ही बात है, आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसमें भाई अगर आप ए नोड को इधर की तरफ ले लोगे, उसको इधर की तरफ भेज दोगे तो वापस आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, आपका आंसर ये भी आ सकता है, वो भी है, दोनों इक्वेशन सही है। ठीक है, वो मैंने थोड़ा सा क्या कर दिया कि मतलब के टी को माइनस को उधर को रख लिया और ए नोड को इधर लेके आ गई थी। ठीक है, वो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, अपने पास एक ही बात है ये। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बताओ, हाफ लाइफ का मतलब क्या हो गया, टी कितनी हो जाएगी, टी हाफ, और कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, इनिशियल की आधी। तो वैल्यू पुट करेंगे तो टी हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन में के log बेस 10 ए नोड, और ए की जगह कितना हो जाएगा, ए नोड अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहाँ से टी हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन में के log बेस 10, ए नोड से ए नोड कैंसिल तो 2 बचेगा। तो यहाँ से टी हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303 log बेस 10 2 अपॉन के। एक तो ये बनती है इसकी इक्वेशन, और एक आप इसका ये भी लगा सकते हो, टी हाफ इक्वल टू 2.303 log बेस 10 2 को अपन ई भी तो लिख सकते हैं ना पावर में, तो log बेस में लगा सकते हैं, सॉरी, अपॉन में क्या हो जाएगा, के। तो एक ये भी फॉर्मूला है, एक ये भी फॉर्मूला है, और इसका जो न्यूमेरिकल में कौन सा यूज़ में लेते हैं, ये वाला। इसमें log बेस 10 2 की अगर वैल्यू रख दूँ तो कितनी होती है, 0.30 होती है, वैल्यू वहाँ रख दो। तो टी हाफ इक्वल टू 2.303, 0.30 इसमें रखो, अपॉन में क्या हो जाएगा, के। तो टी हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू रखोगे तो 0.693 आएगा, बट्टे क्या हो जाएगा, के। ये इसकी अपने पास आ गई। ग्राफ भी बनाएंगे इसका, ठीक है, ये अपने पास यहाँ पे ग्राफ भी बना देंगे इसका। अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, देखो टोटल ग्राफ अपन को ये बनानी है, मैंने पहले से लिख रखे हैं, इनके अपन ग्राफ बनाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, अब अपन यहाँ पे चलते हैं, इसकी लाइफ टाइम पढ़ें। अगर इसका लाइफ टाइम देखेंगे तो टी यहाँ पे लिख देंगे टी एल एफ। ठीक है, और साथ में अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें अगर वैल्यू रखूँ तो टी इक्वल टू 2.303 अपॉन में के log बेस 10 और ए नोड
तो ऐसे ही रहेगा और ए की जगह 0 हो जाएगा। अपॉन में 0 आ रहा है, अपॉन में 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो TLF है वो टेंड्स टू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर, ठीक है, 100% कंप्लीट, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी 100% कंप्लीट होती ही नहीं है। समझ में आ गई बात ये, कितनी होगी यहाँ के जो टोटल है TLF वो क्या होगा, टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, यानी कभी नेवर कंप्लीट होगी, यानी कि नेवर 100% कंप्लीट, ठीक है, कभी भी 100% फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती है। ठीक है, अब अपन चलते हैं इसके ग्राफ की तरफ और इनके ग्राफ पे डिस्कशन करते हैं और उसके बाद उसके एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, तो पहले आप ये नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और पढ़ते हैं ग्राफों के बारे में। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ पढ़ने हैं अपन को, तो इन सभी जो इक्वेशन है इनके ग्राफ बनाने हैं अपन को। तो ग्राफ्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊं तो सबसे पहला देखो जहाँ पे मैंने लिख रखा है ये अपने पास जो वहाँ पे पहला ग्राफ है R = K A⁴ अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ किसके बीच में, R और A के बीच में, तो आप यहाँ पे Y = mx से पता कर सकते हो। Y की जगह मैंने R ले लिया, X की जगह A ले लिया, तो यहाँ पे देखो Y = mx वाला यानी ओरिजिन से पास होता हुआ ग्राफ आएगा और ये इसकी क्या हो जाएगी, स्लोप, और स्लोप आपको क्या दे देगी, tan थीटा से K की वैल्यू दे देगी, रेट कांस्टेंट की। दूसरा ग्राफ, दूसरा ले लो ये वाला, log बेस EA = माइनस का KT प्लस log बेस EA नोड, Y = mx प्लस C से कंपेयर कर लो। Y की जगह क्या आ जाएगा अपने पास, Y की जगह आ जाएगा ये log बेस EA और X की जगह टाइम आ जाएगा। तो ये आपको दिख रहा है नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप वाले ग्राफ ऐसे आएंगे और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ये मान लो थीटा है तो यहाँ से स्लोप निकाल लोगे आप किससे, tan थीटा से, और स्लोप आपको क्या देगी, स्लोप आपको दे देगी -k की वैल्यू दे देगी, और ये यहाँ का इंटरसेप्ट हो गया और इंटरसेप्ट हो जाएगा log बेस EA नोड। समझ में आ गई बात ये। अब अगर अपन अगला ग्राफ बनाएं तो तीसरा ग्राफ किसके बीच में बना सकते हो आप, ये बना लो, log बेस tan A = माइनस का KT अपॉन 2.303 प्लस में log बेस tan A नोड, तो Y = mx प्लस C से कंपेयर कर लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ, Y की जगह आ जाएगा log बेस tan A, ठीक है, और X की जगह आ जाएगा अपने पास टाइम, तो ये भी नेगेटिव स्लोप है, तो ऐसा ग्राफ आ जाएगा। ये थीटा एंगल होगा जहाँ से आप स्लोप निकालोगे tan थीटा से, और ये आपको क्या दे देगी, माइनस का K अपॉन 2.303 की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। समझ में आ गई बात ये, और यहाँ से ये जो इंटरसेप्ट आपको मिलेगा वो हो जाएगा log बेस tan A, ठीक है, log बेस tan A नोड हो जाएगा। तो ये आपके पास हो गया। फोर्थ ग्राफ अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो फोर्थ ग्राफ आप बना लो A = किसके, A नोड e⁻−KT का ग्राफ। तो यहाँ पे अगर मैं ग्राफ किसके बीच में बना रहा हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ A एंड टाइम के बीच में। तो कंसंट्रेशन ऑफ A एंड टाइम के बीच में अगर एक्सपोनेंशियली ग्राफ आएगा, देखो A और T दोनों एक दूसरे के कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या फिर कैसे मतलब प्रोपोर्शनलिटी है इनकी, तो डिपेंड कर रहे हैं ये एक्सपोनेंशियली। तो एक्सपोनेंशियली जो ग्राफ होते हैं वो कुछ ऐसे आते हैं, ठीक है, एक्सपोनेंशियली जो ग्राफ होंगे, ठीक है, वो आपको भी पता है किस तरह से आएंगे, ये यहाँ से ऐसे कुछ ग्राफ आते हैं। तो इस जगह पे आपको ये वाले जो चीज़ मिलेगी वो क्या हो जाएगी, A नोड हो जाएगी। समझ में आ गई बात ये, और यहाँ की स्लोप आपको क्या दे देगी, K। अब यहाँ पे मैं आगे अगर बात करूँ तो नेक्स्ट आप ग्राफ बना लो पांचवा किसके बीच में, T½ और इनिशियल कंसंट्रेशन A नोड। तो T½ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रही, नहीं डिपेंड कर रही, तो कांस्टेंट ग्राफ आएगा। ठीक है, छठा ग्राफ आप किसके बीच में बनाओगे, छठा ग्राफ आप बना लो यहाँ पे किसके बीच में, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड टाइम के बीच में। अब वैसे ही आपको करना है, मान लो A से क्या हो रहा है, B बन रहा है। जब शुरुआत में क्या होगा, रिएक्शन स्टार्ट होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ A नोड हो जाएगी इसकी, A की कंसंट्रेशन A नोड, B की कंसंट्रेशन 0, टाइम जब 0 होगा, और थोड़ा टाइम बीतेगा तो मान लो A नोड में से X चला गया तो कितना बचा, X बच गया। समझ में आ गई। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये वाला फॉर्मूला उठा लो, कौन सा, A = A नोड e⁻−KT। तो यहाँ से अगर मैं देखो A की जगह आप क्या लिख दोगे, कंसंट्रेशन कितनी है, A नोड -X, भाई जो कंसंट्रेशन बची है वो लिखनी होती है ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा, A नोड e⁻−KT। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक काम करो, K को अगर मैं उधर भेज दूँ,
ठीक है, के को उधर भेज दो या फिर एक्स को उधर भेज दो, चलो एक्स को उधर भेज दो, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए नोड आपके क्या होगा, कॉमन ले लो, एक्स को उधर भेज दिया तो 1 माइनस क्या बचेगा यहाँ पे अपने पास ई की पावर माइनस का के टी। तो एक्स की जो कंसंट्रेशन है, एक्स क्या है अपने पास, एक्स है बी की कंसंट्रेशन, तो बी की कंसंट्रेशन क्या होगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और टाइम ये भी एक दूसरे के एक्सपोनेंशियली ही डिपेंड कर रहे हैं, तो एक्सपोनेंशियली ग्राफ आएगा इसका, समझ में आ गई बात ये। तो ये इसका ग्राफ हो गया कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड टाइम के बीच में, ये फर्स्ट ऑर्डर के सारे ग्राफ हो गए। एग्जाम्पल अगर आपको लिखने हैं तो एग्जाम्पल इसका सबसे पहला तो हो जाएगा रेडियो एक्टिव डीके। रेडियो एक्टिविटी कभी खत्म नहीं होती, पता होगा, रेडियो एक्टिविटी कहीं पर भी अगर स्टार्ट हो जाती है तो लाइफ टाइम तक, मतलब उसका लाइफ टाइम कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। अभी अपने देख ही लिया, लाइफ टाइम कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। तो रेडियो एक्टिव डीके आपने फिजिक्स के अंदर पढ़े होंगे, जब भी कहीं पर भी रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है तो उसके बाद जल्दी से खत्म नहीं होती, ठीक है। जल्दी से अगर खत्म नहीं होगी अपने पास तो फिर क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल हो गई। तो रेडियो एक्टिव डीके, ग्रोथ एंड डीके ऑफ बैक्टीरिया, कहीं पर अगर क्या है बैक्टीरिया का डीके स्टार्ट हो गया या फिर बैक्टीरिया की ग्रोथ स्टार्ट हो गई तो एक बार स्टार्ट होने के बाद रुकती नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगी अपने पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक एग्जांपल हो गया। केन शुगर का इन्वर्जन, ठीक है, केन शुगर का इन्वर्जन जो कि ये होता है अपने पास C12H22O11, इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दो तो C6H12O6 ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। ये भी क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक एग्जांपल है, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, ये भी किसका हो जाएगा, CH3COO C2H5, और इसका हाइड्रोलाइसिस करवाना है एसिडिक मीडियम में, तो ये बनाएगा आपके पास CH3COOH और C2H5OH। ये रिएक्शन भी क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर का एक एग्जांपल है। तो चार आप एग्जांपल है वो ध्यान में रखो, आपका काम हो जाएगा। ये हो गई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बाकी बची हुई सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, बाकी जितनी भी है, ठीक है, वो आप क्या करोगे, खुद से डेराइव कर लेना। ऐसे ही आपको करना है जैसे मैंने किया ना, जीरो ऑर्डर में फर्स्ट ऑर्डर में, सेम वैसा का वैसा सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, nth ऑर्डर के लिए आप ये लगा सकते हैं। पर ध्यान रखना है इस चीज़ का कि जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर दो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछी जाती है, बाकी के बारे में कोई चर्चा नहीं होने वाली है, ठीक है। तो पहले आप ये एकदम सही ढंग से देख लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका हाथ बैठेगा इन पे। तो सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर का आप खुद से डेराइव कीजिए। और अब अपने स्टार्ट करते हैं आर्हेनियस इक्वेशन, यानी रेट ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले ये नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और नेक्स्ट पढ़ेंगे आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि इफेक्ट ऑफ या इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, व्हेन टेम्परेचर इज चेंज्ड, यानी जब टेम्परेचर चेंज होगा तब अपने पास रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसके लिए इन्होंने देखो एक कंसेप्ट बनाया, आर्हेनियस इक्वेशन बोलते हैं जिसको अपने, ठीक है। तो आर्हेनियस इक्वेशन आई थी और आर्हेनियस ने क्या दिया था, एकदम एग्जैक्ट डिपेंडेंसी दी थी किसके बीच में, रेट ऑफ रिएक्शन एंड टेम्परेचर के बीच में। इन्होंने फॉर्मूला दिया था K = A e की पावर माइनस EA/RT, ये इन्होंने फॉर्मूला दिया, जहाँ पर अपने पास क्या है, K तो है क्या, K तो है रेट कांस्टेंट है, ठीक है, और A अपने पास क्या है, A को अपन बोलते हैं आर्हेनियस कांस्टेंट बोल सकते हो, ठीक है, आर्हेनियस कांस्टेंट, या फिर इसको आर्हेनियस फैक्टर भी बोला जाता है, आर्हेनियस फैक्टर भी बोला जाता है, या फिर इसको प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट भी बोलते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट भी इसको बोला जाता है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल से पहले है ना, तो इसलिए प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट बोल दिया। ई तो खैर एक्सपोनेंशियल अपने पास कांस्टेंट है ही, ठीक है, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। ई क्या है, ई को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, इसके बारे में अभी बात करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। आर अपने पास है गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू देखो कहीं ना कहीं क्या होगी, एनर्जी के टर्म्स में बात हो रही है, तो एनर्जी के लिए 8.314 जूल पर मोल केल्विन, ये आपके यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी। फिर उसके बाद बात करें तो टी अपने पास है टेम्परेचर, ठीक है, और टेम्परेचर भी कैसा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, यानी कि केल्विन के अंदर, समझ में आ गई, केल्विन के अंदर लेना है ये। तो ये अपने पास हो गया आर्हेनियस इक्वेशन का फंडा,
ठीक है, ये हो गया आर्हेनियस इक्वेशन का। अपने पास पहले इक्वेशन को समझ लिया कि इक्वेशन क्या है, ठीक है, कैसी इक्वेशन दी है इन्होंने, और इसमें एक एक टर्म की मीनिंग देख ली। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि ये इक्वेशन आई कहाँ से। ठीक है, ये इक्वेशन आई कहाँ से, क्योंकि वो भी बात करनी पड़ेगी अपन को। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसको समझने से पहले आपको समझना होगा कि कोलिजन थ्योरी क्या है। ठीक है, तो कोलिजन थ्योरी आपको समझनी पड़ेगी। देखो, कोलिजन थ्योरी ने क्या कहा कि जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना होता है, जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो उसको दो ओरिएंटेशन दो बैरियर क्या करने पड़ते हैं, क्रॉस करने पड़ते हैं। ठीक है, जब भी क्या होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तो दो बैरियर क्रॉस करने पड़ेंगे। कौन से वो दो बैरियर, एक तो है ओरिएंटेशन बैरियर, ठीक है, ओरिएंटेशन बैरियर, और एक अपने पास हो गया यहाँ पे क्या, एनर्जी बैरियर। तो दो बैरियर यहाँ पे क्या होते हैं, क्रॉस करने पड़ते हैं रिएक्टेंट्स को, तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाते हैं। ठीक है, कौन से वो दो बैरियर है, सबसे पहले देखो ओरिएंटेशन बैरियर के बारे में। तो ओरिएंटेशन बैरियर क्या कहता है, ओरिएंटेशन बैरियर अपन को ये बोलते हैं कि जब भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए कोलिजन के लिए। जैसे कि मान लो अपने पास A2 और B2 मिलके मान लो बना रही हैं 2AB बना रहे हैं। ठीक है, तो इनके भिड़ने का एकदम क्या होना चाहिए, जो ढाल है, ठीक है, जो भिड़ने की एकदम मान लो ये बोल दो कि ओरिएंटेशन है, वो एकदम सही ढंग से और एकदम बढ़िया होनी चाहिए। जैसे कि अपने पास जैसे मान लो ये A है, ठीक है, और ये दूसरा A है तो A2 हो गया, और ये अपने पास B है और ये B है। अब मान लो इसको ऐसे मैं अगर कोलिजन कराता हूँ तो कोलिजन के लिए क्या होना चाहिए, इनके बीच में टक्कर होगी, और एक इफेक्टिव कोलिजन होना जरूरी है। इफेक्टिव का मतलब क्या होना चाहिए कि मान लो कि ये अपने पास A और B है, ये कोलिजन मान लो इस फॉर्म में कर रहे हैं, क्या ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि दो AB बनने हैं, और अगर इन्होंने ऐसे कोलिजन किया तो प्रोडक्ट बनेगा ये, और जो कि गलत प्रोडक्ट है, ऐसा प्रोडक्ट तो अपन को चाहिए ही नहीं। ठीक है, और अगर मैं क्या करवाता हूँ, मान लो इनका कोलिजन ऐसे करवा दूँ, ये A, ये B और ये B, अगर इनका ऐसे कोलिजन होगा तो भी क्या हो जाएगा, गलत ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन का मतलब समझते हो ना भाई, ओरिएंटेशन का मतलब विन्यास हो गया, मतलब किस फॉर्म में या किस रूप में ये क्या है कि टक्कर कर रहे हैं। ठीक है, तो जब एकदम एग्जैक्ट बढ़िया कोलिजन कौन सा होगा, ये A, ये भी A, और ये मान लो अगर ऐसे भिड़े, ठीक है, इस ओरिएंटेशन में भिड़े, तभी अपने पास क्या हो जाएगा, अपने पास ये A, ये यहाँ पे B और ये यहाँ पे B, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स AB में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसका मतलब रिएक्टेंट्स पहले क्या होंगे, एकदम परफेक्ट ओरिएंटेशन लेंगे, बाद में उनका कोलिजन होता है तब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। समझ में आ गई बात ये। तो पहला ओरिएंटेशन बैरियर हो गया, और ये बैरियर रिएक्टेंट को क्रॉस करना पड़ता है। दूसरा है एनर्जी बैरियर। ठीक है, दूसरा क्या है अपने पास, एनर्जी बैरियर। और एनर्जी बैरियर कैसे क्रॉस होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये मेरे पास एक मान लो मैंने ग्राफ बना दिया पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में। ये मान लो मेरे पास है रिएक्टेंट और ये है मेरे पास प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट की तरफ आप जा रहे होते हो तो रिएक्टेंट को क्या करना पड़ता है, एक एनर्जी का बैरियर क्रॉस करना पड़ता है। जब वो बैरियर क्रॉस हो जाएगा तब आराम से क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे मान लो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ये देखो, अगर एक बार रिएक्टेंट ने ये वाला पॉइंट क्रॉस कर दिया, ये वाला एनर्जी वाला, ये एनर्जी बैरियर है, तो ये एनर्जी अगर इसने क्या कर दी, अगर अटेंड कर ली रिएक्टेंट ने, तो फिर वो आराम से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो ये अपने पास एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, इनको अटेंड करनी पड़ेगी, और इसी बैरियर को एनर्जी बैरियर बोला जाता है। समझ में आ गई बात ये। देखो यहाँ पे अगर आप देखो तो रिएक्टेंट के पास पहले से कुछ एनर्जी तो है, ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी देखो कुछ तो रिएक्टेंट के पास पहले से है, देखो इतनी, ये इतनी एनर्जी तो रिएक्टेंट के पास पहले से है। इनको कितनी और चाहिए, इनको चाहिए इतनी एनर्जी। ठीक है, इतनी एनर्जी और चाहिए, यानी यहाँ से लेके और इस तक की जो एनर्जी होती है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। जो एक्स्ट्रा एनर्जी रिएक्टेंट को चाहिए एनर्जी बैरियर क्रॉस करने के लिए, उस एनर्जी को बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। कुछ एनर्जी रिएक्टेंट के पास है और यहाँ पे क्या चाहिए, इनको इतनी एनर्जी और चाहिए, तब ये एनर्जी बैरियर क्रॉस होगा। इस एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी EA कहा जाता है। और ये पॉइंट से लेके और टोटल जो एनर्जी है, इस टोटल एनर्जी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड
एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी बताओ? एक्टिवेशन एनर्जी अगर मैं बात करूं तो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी? टोटल एनर्जी में से रिएक्टेंट की एनर्जी को माइनस कर दो, ठीक है। जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है उसमें से माइनस कर दो रिएक्टेंट की एनर्जी को, तो आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगी। समझ में आ गई ना बात? ये भाई टोटल एनर्जी ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी, और इसमें से इतनी एनर्जी माइनस कर दो तो ये एनर्जी नहीं बच जाएगी, तो ई ए इक्वल टू ई टी माइनस क्या हो जाएगा? ई आर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ये तो ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास। तो ध्यान रखना कि वही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं जब उनके पास ओरिएंटेशन बैरियर उनका एकदम सही हो, एकदम एग्जैक्ट, एकदम डिफाइंड उनके पास ओरिएंटेशन बैरियर होना चाहिए, और उन्होंने रिएक्टेंट को एनर्जी बैरियर भी क्रॉस करना पड़ता है। तो जब ये दोनों बैरियर क्रॉस हो जाते हैं तभी रिएक्टेंट क्या होता है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी। समझ में आ गई बात? ये चीज़ है। अब अपन क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं और आर्हेनियस इक्वेशन का छोटा सा एक डेरिवेशन देख लेते हैं। तो पहले आप ये नोट कीजिए, उसके बाद है वो अपन आगे चलते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और पढ़ेंगे कि आर्हेनियस इक्वेशन कैसे आई थी। देखो, बोल्ट्जमान नाम के एक साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने क्या किया था? एक ग्राफ बनाया था। किसके बीच में? उन्होंने ग्राफ बनाया था अपने पास काइनेटिक एनर्जी, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में और काइनेटिक एनर्जी के बीच में। तो इन्होंने एक ग्राफ बनाया काइनेटिक एनर्जी और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में, और इन्होंने देखा कि इनका जो ग्राफ आ रहा है, ठीक है, इनका जो ग्राफ आ रहा है वो ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा था, ठीक है। इनका मान लो ग्राफ है वो कुछ ऐसा आ रहा है। तो इन्होंने देखो क्या क्या ऑब्जर्वेशन है वो लिए। मान लो ये अपने पास क्या है? इधर है, ये जो अपने पास है ये वाली एनर्जी, ठीक है, ये एनर्जी मान लो अपने पास क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी है। तो इन्होंने कहा कि ऑल मॉलिक्यूल्स डज नॉट हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इन्होंने कहा कि सभी मॉलिक्यूल की सेम काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है, ठीक है। ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, यानी कि देखो इसका टोटल अगर आप ग्राफ का एरिया अगर क्या करोगे, निकालोगे, तो वो 1 आएगा, ठीक है। क्योंकि फ्रैक्शन ले रहे हो तो सभी फ्रैक्शन का क्या हो जाएगा अपने पास? सभी फ्रैक्शन का सम कितना होगा? 1 होगा। तो यहाँ पे देखो अलग अलग प्रकार के फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, यानी इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की एनर्जी इतनी है, ऐसे लिया है, ठीक है। अब कई कंफ्यूज होते हैं कि सबसे पीक जो पॉइंट है ये वाला, कई समझते हैं कि इन मॉलिक्यूल की एनर्जी सबसे ज़्यादा है। नहीं, इनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा नहीं है, सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल यानी अधिकतम मॉलिक्यूल की क्या है कि एनर्जी ये है। इसका मतलब ये है। समझ में आ गई बात? ये और इधर के बाद जितने भी अपने पास मॉलिक्यूल है, यानी ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल आ रहे हैं इधर वाले, ठीक है, ये क्या करेंगे अपने पास एक्टिवेशन एनर्जी के मतलब पार हो गए ना, यानी इन्होंने एनर्जी बैरियर क्रॉस कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच क्रॉस एक्टिवेशन एनर्जी, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि विच हैव इक्वल टू और ग्रेटर देन एनर्जी, ठीक है। एनर्जी कौन सी? एक्टिवेशन। तो जो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा जो एनर्जी रखने वाले फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, यही एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर पा रहे हैं। तो इनका क्या होगा? एकदम इफेक्टिव कोलिजन अगर हो गया तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं अपने पास देखो, ये इन्होंने निकाला था, ये क्या होता है? ये इक्वल होता है अपने पास किसके? ये इक्वल होता है अपने पास ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी के। समझ में आ गई बात? ये ई अपॉन आर टी के, ये इन्होंने बोल्ट्जमान ने निकाला था। कैसे है वो तो आप 11th के अंदर पढ़ चुके हो। तो ये वाले जो मॉलिक्यूल होंगे इनकी रेट ज़्यादा होगी, यानी ये रिएक्शन कर लेंगे अगर ओरिएंटेशन बढ़िया हुआ तो। अब एनर्जी बैरियर क्रॉस हो गया तो ओरिएंटेशन पे बात डिपेंड होती है, तो ओरिएंटेशन अगर सही रहा तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका मतलब ये जो रेट है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी के। और रेट है तो रेट अपन को पता है कि भाई रेट है वो क्या होती है? के और कुछ ए की कंसंट्रेशन के मान लो आप है, ठीक है। तो यहाँ पे रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? रेट कांस्टेंट के भी है। तो मैं कहीं ना कहीं ये भी लिख सकता हूँ कि के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी के।
भाई रेट की जगह के लिख दो, रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वो रेट पे डिपेंड तो कर ही रही है ना, तो रेट की जगह चाहो तो के लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, के प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाओगे तो कांस्टेंट लगाएगा ए लगेगा, ठीक है, तो कांस्टेंट ए लग गया यानी आर्हेनियस फैक्टर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, तो ये आ गया अपने पास आर्हेनियस इक्वेशन। तो ये हो गई अपने पास क्या, आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन 1 नंबर में पूछी जा सकती है, ठीक है, तो आप ध्यान में रखना के इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ये हो गया। अब अगर आपको इसका क्या करना है अपन को, अगर आपको इसका कुछ फॉर्मूला बनाना है जैसे न्यूमेरिकल के टर्म्स में, तो फॉर्मूला आप कैसे बनाओगे, देखो के इक्वल टू ई की पावर ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी है, दोनों तरफ लॉग ले लो, तो दोनों तरफ लॉग लोगे तो लॉग बेस ई के इक्वल टू लॉग बेस ई ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी हो गया। तो ये हो जाएगा लॉग बेस ई के इक्वल टू, ये देखो मल्टीप्लाई में ना, तो मल्टीप्लाई में है तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि आप इसको क्या कर सकते हो, प्लस में भी लिख सकते हो, तो लॉग बेस ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, तो लॉग बेस ई के इक्वल टू लॉग बेस ई ए, ठीक है, और ये क्या है, ई की पावर में कुछ है ना माइनस ई ए बाई आर टी है, तो पावर है वो क्या हो जाती है, आगे आ जाएगी, लॉग की प्रॉपर्टी है ई ए अपॉन आर टी लॉग बेस ई ई, तो यहाँ से हो जाएगा लॉग बेस ई के इक्वल टू लॉग बेस ई ए माइनस का ई ए अपॉन आर टी और लॉग बेस ई ई बेस, और जब अपर वो वाला अगर सेम होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग की वैल्यू कितनी होती है, 1 आती है भाई, लॉग बेस 10 की वैल्यू 1 होती है ना, तो वैसे लॉग बेस ई की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ से कितना हो गया बताओ, लॉग बेस ई के, ठीक है, और इक्वल टू माइनस का ई ए अपॉन आर टी और प्लस में लॉग बेस ई ए। अब अगर आप यहाँ पे चाहो तो ग्राफ बना सकते हो क्या, किसका ग्राफ यहाँ पे आप बना सकते हो, देखो ग्राफ बना सकते हो आप y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर किया तो y तो हो जाएगा अपने पास लॉग बेस ई के हो जाएगा ना, ठीक है, और x क्या हो जाएगा 1/t हो जाएगा, तो इसका आप ग्राफ भी बना सकते हो, लॉग बेस ई के और x क्या है 1/t, तो इसका नेगेटिव स्लोप वाला ग्राफ आएगा यानी यही आएगा, तो यहाँ से आपको स्लोप मिल जाएगी, स्लोप कौन देगा, टेन थीटा देगा, और टेन थीटा की वैल्यू आप यहाँ पे क्या मिलेगी, स्लोप मिल जाएगी माइनस का ई ए अपॉन आर, और ये वाला अपने पास क्या निकल के आएगा, ये आ जाएगा अपने पास इंटरसेप्ट लॉग बेस ई ए हो जाएगा, ठीक है, और अपन को पता है अब न्यूमेरिकल आएगा तो लॉग बेस ई के तो फॉर्म में रखना नहीं है, तो लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर दो, तो 2.303 लॉग बेस 10 के इक्वल टू माइनस का ई ए अपॉन आर टी प्लस में कितना हो जाएगा 2.303 लॉग बेस 10 ए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2.303 से डिवाइड कर दो, तो लॉग बेस 10 के इक्वल टू माइनस का ई ए अपॉन 2.303 आर टी, ठीक है, और प्लस में कितना हो जाएगा लॉग बेस 10 ए, ये आपके पास आ गया बेस 10 में। इसका भी अगर आप चाहो तो ग्राफ बना सकते हो, लॉग बेस 10 के एंड 1/t के बीच में भी ग्राफ ऐसा ही आएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगी स्लोप, स्लोप हो जाएगी टेन थीटा और इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का ई ए अपॉन 2.303 आर, ठीक है, और ये आपको इंटरसेप्ट मिल जाएगा लॉग बेस 10 ए। समझ में आ गई, एकदम इजी है। तो ये हो गया अपने पास आर्हेनियस इक्वेशन, और ये अपना यहाँ पे चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर अपन जल्द ही लेके आएंगे, तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। जय राजस्थान।